यस। ओके। सो हाय, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन? हेयर आई एम अगेन। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप का एक नया कॉन्सेप्ट, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस को पढ़कर। ठीक है। अब तक हमने कई सारी अप्रोचेस थ्योरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने स्टेट के बारे में, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के नॉर्म्स के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। और इससे इम्पोर्टेंट हमने जो पढ़ा वो था यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक है। सो आई होप आप सारे लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी, अच्छे से समझ लिया होगा, प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और नोट्स का रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है। सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको डिस्कस करने के लिए या फिर जिनको दोबारा दोबारा पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कम वक्त बचेगा। ठीक है। तो साथ ही के साथ चीज़ों को रिवाइज करते रहो, वो बेहतर होगा। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन को, जिसको हिंदी में वैश्वीकरण भी कहते हैं। साथ में पढ़ेंगे ग्लोबल गवर्नेंस को। ठीक है। ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन टर्म आप समझ रहे हो, पूरे ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया के बारे में समझेंगे। दुनिया में किस तरीके से गवर्नमेंट चलती है, गवर्नेंस पॉलिसी है, कंट्रीज़ जो होती हैं वो कॉपरेट करती हैं, तो क्यों कॉपरेट करती हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हैं वो उनसे छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं उनसे आके कोऑर्डिनेट करती हैं, तो इसमें उनका क्या फ़ायदा है। ठीक है। तो ये सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाए। ठीक है। काफ़ी डायरेक्शन में हम सोचने लगें और काफ़ी चीज़ों को हम क्या करने लगें, समझने लगें, एनालाइज करने लगें। सिंस वी आर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, हमें ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। ठीक है। मतलब कहीं डिबेट हुआ करेगी ऐसे कोई बड़े से चैनल पे, तो हम ऐसी कुछ भी नहीं बोल दिया करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें एक ठोस, जिसको हम कहते हैं सॉलिड, हमारा बेस तैयार होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाओ भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे वर्क करती है इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है। इट इज़ द स्टडी, इट वी स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी एट द ग्लोबल लेवल। तो देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो हम पढ़ाई करते हैं जिसमें किसकी जो इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के बीच में और उनकी इकोनॉमीज़ के बीच में ग्लोबल लेवल पे। ठीक है। मतलब सबसे बड़े वैश्विक लेवल पे जो होता है, इकोनॉमीज़, एक किसी की इकोनॉमी नंबर 1 पे है, किसी की नंबर 2 पर है, हमारी नंबर 3 पर है, तो वो किस तरीके से ये इंटरेक्शन कैसे बढ़ा है, कैसे हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है हाउ स्टेट्स, मार्केट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस शेप ग्लोबल आउटकम्स। और साथ में हमें इनसे पता लगता है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जितने भी ग्लोबली बने हुए हैं, वो सारे के सारे किस तरीके से शेप करते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको निकाल कर लाते हैं बाहर। ठीक है। उसके मेन नॉर्म्स को, उनके वैल्यूज़ को और उनके जो बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक है। स्टेट्स, मार्केट्स, ये सारे लोग ये फैक्टर क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। एंड इट फोकस ऑन, तो देखो ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की हम बात करेंगे। तो सारी कंट्रीज़ के पास कुछ ना कुछ पावर है। पावर की अगर डेफिनेशन आपने पहले ही देख ली थी कि पावर को हम कैसे नापते हैं, मिलिटरीली पावर नापते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हाई कंट्री है और जो बहुत ज़्यादा हेजेमोनिक कंट्री लाइक रशिया हो गया और ये यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये बहुत ही बड़े पावरफुल नेशंस हैं। ठीक है। इनके साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बहुत बड़ा एक इनका मेजर रोल रहता है। और अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की पर्टिकुलर बात करूं तो आपने देखा होगा किस तरीके से परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये सब पावर की डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। किस तरीके से ग्लोबली सारी कंट्रीज़ क्या हैं, एक दूसरे पर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस करती हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया में सारे रिसोर्सेज हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर की कंट्रीज से मंगवानी पड़ती हैं। ठीक है। और बाहर की कंट्री में भी ऐसा नहीं है कि उनके पास सारे ही रिसोर्सेज हैं, वो हमारे यहाँ से क्या करती हैं, सामान मंगाती हैं, रॉ मटेरियल मंगाती हैं और वहाँ पे जाके क्या करती हैं, उसको फर्निश्ड करती हैं और वहाँ पे जाके अपनी कंट्री में उसका यूटिलाइज़ करती हैं। ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो ये मतलब मुझे आपसे कुछ चाहिए, आपको मुझसे चाहिए, तो ये क्या एक मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट को क्या करता है, शेप करता है। साथ में ग्लोबल डेवलपमेंट पैटर्न को भी समझें कि किस तरीके से ये जो ग्लोब में जितनी भी कंट्री हैं, जितने 193 नेशन हैं, वो एक दूसरे के अपने अपने डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे पे किस तरीके से निर्भर हैं और किस तरीके के पैटर्न में ये काम करते हैं। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको हम समझेंगे इस वीडियो में।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेंगे अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमें कुछ सारे अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। देखो एग्जाम में ये सारी अप्रोचेस के बारे में पूछा जाता है, इनके अंदर जितने भी आइडियाज़, नॉर्म्स हैं, पर्सपेक्टिव हैं, सब पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ बी अटेंटिव और ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। जो रियलिस्ट थिंकर हैं, जो लोग रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जितने भी थिंकर्स हैं या फिर जितने भी एनालिस्ट हैं, वो किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखते हैं, ठीक है। वो क्यों काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उनका नज़रिया क्या है देखने का। तो ये कहते हैं स्टेट्स आर द प्राइमरी एक्टर। तो वो कहते हैं जो स्टेट्स होते हैं वो प्राइमरी एक्टर होते हैं, मतलब वो सबसे पहला काम करते हैं या फिर सबसे आगे आके वही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट से हम समझ रहे हैं कि कंट्री। अब देखो इंडिया को कोई सामान चाहिएगा तो इंडिया कोई अपनी वो नहीं भेज देगा, ठीक है, कोई कंपनी नहीं भेजेगा या अपना कोई रिश्तेदार नहीं भेजेगा। इंडिया एज अ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इंडिया एज अ रिप्रेजेंट करेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स में इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ पे जाके जो उन्हें चीज़ चाहिए या ट्रेड में जो साइन होंगे ना, वो एज अ नेशन ही साइन होंगे कि हम इंडिया को फलानी चीज़ क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी एक्टर्स होते हैं वो हमेशा स्टेट्स ही होते हैं, ठीक है। मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो प्रेसिडेंट मुर्मू के नाम पर ही सारे ट्रेड वगैरह हो रहे हैं, दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जो फॉरेन रिलेशंस हैं उन्हीं के नाम से चल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उन्हीं के नाम से चल रहे हैं। तो जो स्टेट हैं वही प्राइमरी एक्टर होते हैं रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। और जितने भी जो स्टेट्स होते हैं, दुनिया भर के स्टेट होते हैं, वो परस्यू कर रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है। मतलब वो अगर आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आप अगर ये सोच रहे हो कि वो आप ही के लिए हैं, ऐसा गलत सोच रहे हो। इस दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी नेशन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। उनका इंटरेस्ट किसी न किसी में छुपा होता है, ठीक है। अगर वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कहीं पहुंचा रहे हैं, देन स्टिल वहाँ पे उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट पक्की बात है होगा, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइसिस आ गई है, हम जाके वहाँ मदद कर रहे हैं। हमारी पॉलिसीज इतनी लिबरल तो हो नहीं सकती, या फिर हम लोग इतने अच्छे भी नहीं हैं। एज अ ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूट जो करते हैं ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। और ह्यूमन बींग का नेचर कैसा माना गया है, एकदम क्रूअल माना है। हमेशा नहीं होता है, कोऑपरेटिव होता है, लेकिन तब जब अपने इंटरेस्ट की बात होती है। तो इसी तरीके से जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले वो यही कहते हैं कि इस दुनिया में सारे नेशंस अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, कोई किसी के फ़ायदे के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। और साथ में कहते हैं इकोनॉमिक्स एज अ टूल फॉर द पावर। और ये कहते हैं जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो मतलब अर्थव्यवस्था है, वो एक टूल है पावर का। जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी वो उतना बड़ा राजा, समझ रहे हो। मेरे पास जब पैसा होगा बहुत ज़्यादा तो मेरे एरिया में मेरा दबदबा होगा, मेरा घर बड़ा होगा, मेरी गाड़ी बड़ी होगी, मेरा स्टैंडर्ड बड़ा होगा, ठीक है। तो इकोनॉमी जो होता है वो पावर को बहुत ज़्यादा शेप करता है। अब देखो अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो उसकी इतनी ज़्यादा बोलबाला क्यों है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनली सारी कंट्री उसको इतना सीरियस होकर क्यों लेती हैं, क्योंकि उसकी इकनॉमी बहुत बड़ी है, ठीक है। वो इकनॉमिक वो पहले नंबर पे आता है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे आपको रियलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले समझ में आ गए होंगे। दूसरा जो हम इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं वो है लिबरल पर्सपेक्टिव वाले, ठीक है। जो लिबरल थिंकर्स हैं वो इस वर्ल्ड को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि कॉपरेशन पॉसिबल है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। देखो इनका मानना है कि ह्यूमन नेचर हाँ बेकार है, ठीक है, मान लिया हमने, कॉपरेशन करने को आसानी से तैयार नहीं होता है, हमेशा अपने परसू नेशनल इंटरेस्ट को या फिर सेल्फ इंटरेस्ट को करता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बना दें जो ग्लोबली हो, मतलब कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं जिस पे किसी एक नेशन का आधिपत्य नहीं है, ठीक है, सारे नेशंस की उसमें इक्वली पार्टिसिपेशन करेंगे। तो इस तरीके से सारे नेशन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और कॉपरेशन करेंगे, ठीक है। साथ में ये बात करते हैं फ्री मार्केट की बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं और इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। इनका मानना है कि नेशंस को हमेशा ही अपने आप में इतना ज़्यादा कैसा नहीं होना चाहिए, बोलते ना थोड़ा सा उसको प्राउड नहीं होना चाहिए इतना कि हम सब में, मतलब हम ही सब कर सकते हैं। सारे नेशन है, चाहे यूएसए हो गया, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा नेशन हो गए, वो सारे उनके कंट्री के अंदर कोई ना कोई चीज़ों की क्या होगी, स्कार्सिटी होगी, ठीक है, जिसके लिए उन्हें दूसरे नेशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात कौन कहते हैं, लिबरल पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं। और इसमें कहते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, ताकि इंस्टीट्यूशन के बीच में कॉपरेशन बना रहे, वो कॉपरेटिव नेचर से आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो ये किसका मानना है, ये लिबरल पर्सपेक्टिव वालों का मानना है। अब देखो जो थोड़ी सी तीखी बातें कहेगा वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, जो अच्छी बातें कहेगा वो लिबरल पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, और जो थोड़ी सी बुराई करेगा ना वो आ जाएगा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में, बस ये समझ लो। अब देखो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे तो उसके नॉर्म्स क्या क्या हैं, उसके पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं। तो उनका मानना है कि ग्लोबल कैपिटलिज्म लेड टू एक्सप्लॉयटेशन।
तो जो कार्ल मार्क्स से निकली हुई विचारधारा है और उसके जितने भी थिंकर्स हैं, उनका ये मानना है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी नेशन हैं वो सब कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश में रहने वाले जो वेल्दी नेशन, वेल्दी पीपल हैं या फिर वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या करती है, सिर्फ उनको फेवर करती है, और जो कॉमन पीपल हैं, वर्कर्स हैं, उनका हमेशा क्या करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले जानते हैं। और साथ में कहते हैं कि कोर पेरिफेरी एक मॉडल है डिपेंडेंसी थ्योरी का, तो मैं उसको समझा दे रही हूँ। देखो, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे पेरिफेरी नेशंस है, और यहाँ पे है सेमी पेरिफेरी। तो ये कोर नेशन है, ये डेवलप नेशन है, मतलब सबसे बड़े बड़े नेशंस है, जिसको हम यूके मान ले रहे हैं, यूएसए मान ले रहे हैं। और जो पेरिफेरी नेशंस हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे जो पेरीफेरी नेशंस है वो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेमी पेरीफेरी जो है वो डेवलपिंग नेशन है, और पेरीफेरी बिल्कुल लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे कोर नेशंस हैं जितने भी, वो इन लीस्ट डेवलप्ड से और डेवलप कंट्री से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके मटीरियल को, उनकी इकोनॉमी को और उनके पैसे को, ठीक है। इस तरीके से एक मॉडल समझाया गया है। ये डिपेंडेंसी थ्योरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमें मेनली अप्रोचेस के बारे में पढ़ना है और समझना है, ठीक है। बाकी ये जो सिलेबस में आता है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है, जो आपका यूनिट 4 है आई थिंक, ठीक है। साथ में देखेंगे इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, और जो मार्क्सिस्ट थिंकर है वो कहते हैं कि पूरी दुनिया है जो पूरे ग्लोबलिस्ट सिस्टम को क्या करती है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रमोट करती है, वो पूरी दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर देती है, जिसमें अमीर लोग रहते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब रहते हैं, ठीक है। और हमेशा सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो अमीर लोगों को फेवर करती है, ठीक है। तो ये ऐसे सिस्टम को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसको अच्छा नहीं बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे की थीम्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो यहाँ पे कौन कौन सी की थीम्स है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड एंड ग्लोबल मार्केट। ट्रेड और ग्लोबल मार्केट के थ्रू क्या करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी शेप होती है, ठीक है। इकोनॉमी में हम क्या कर सकते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो जब यही सारा काम हम ग्लोबली करने लगते हैं, मतलब एक देश दूसरे देशों से करने लगते हैं, तो वो इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। साथ में डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट की बात करता है जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छे से एरियाज़ हैं, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ अंडर डेवलपमेंट में रह रही हैं, और वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, लीस्ट एडवांस हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करता है कि इंटरनेशनली कैसे फाइनेंस को ये क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और कॉपरेशन और ग्लोबल प्रोडक्शन की एक चेन बनी हुई है पूरी, ठीक है। मतलब यहाँ से मैंने, मतलब मान लो यहाँ से चाइना कोई चीज़ खरीद रहा है, ठीक है। वो अपनी कंट्री में उस चीज़ को ले जा रहा है खरीद के, लेकिन वो खुद यूज़ ना करके किसी दूसरे कंट्री को भेज रहा है। तो ये क्या, ये एक चेन बनी हुई है पूरी ग्लोबल प्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये कॉपरेशन के थ्रू ही तो बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता, कंट्रीज़ कॉपरेट नहीं करती, तो एक इतनी बड़ी चेन ऑफ मार्केट डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। साथ में ये कहते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस, और इसी के साथ बने हुए हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और इसी तरीके से जो गवर्नेंस पॉलिसी है वो हमारी इकोनॉमी को या फिर वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी को क्या करती हैं, शेप करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। फिर हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से समझेंगे। अब तक तो हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के नॉर्म्स को समझ रहे थे, किस तरीके से कंट्री इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ पे समझेंगे ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ, और उसके मेजर आइडियाज़ क्या कहते हैं, और ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ठीक है। ऐसे कौन कौन से एजेंसीज या फिर ऐसे कौन से मैकेनिज्म है जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के यहाँ कॉन्सेप्ट को समझते हुए डेफिनेशन देखेंगे, इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस अक्रॉस स्टेट। तो देखो, जितने भी नेशन है इस देश दुनिया में, ठीक है, उनके बीच जितनी भी इंटरकनेक्टेडनेस बनती जा रही है। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है सारे देश एक दूसरे से क्या हुए हैं, पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे इंडिया के जितने भी लोग हैं कितने सारे देश में घूमते रहते हैं। यहाँ पर आप देख लो, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, मॉन्यूमेंट प्लेस पे चले जाओ, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ के फॉरेन नेशन के यहाँ पे लोग घूमते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड बढ़ गई है। ये ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है कि हम कहीं घूम पा रहे हैं, कोई हमारे यहाँ आ पा रहा है, ट्रेड कर पा रहा है, हम कहीं और जा पा रहे हैं, कहीं भी दुकान इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। और देखो, इंटीग्रेशन हो जाता है मार्केट का, कल्चर का और आइडिया का, ठीक है। मार्केट का इंटीग्रेशन सबसे पहले हुआ था, अगर आप इतिहास उठा के देख लोगे, सबसे पहले मतलब जब ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थे, या फिर वो
अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांस वो जगह में बसने ही वाले थे, उससे पहले तक ये लोग माइग्रेट करते थे, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और अगर ह्यूमंस का एवोल्यूशन आपने थोड़ा पढ़ा हुआ तो अफ्रीकन कंट्री से शुरू हुआ, तो वो भी तो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके ही आए थे यहाँ पे पैदल चल के, ठीक है। फिर मार्केट हम पढ़ते हैं, मार्केट की जो सिस्टम है, कल्चर है, मार्केट का सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, लोग बार्टर सिस्टम क्या करते थे, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज क्या करते थे। अब करेंसी आ गई है, गोल्ड आ गया है, प्रीशियस मेटल आ गया है अलग अलग, तो उनमें भी क्या करने लगे हैं लोग, ट्रेड करने लगे हैं, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन में ग्लोबलाइजेशन के थ्रू देखने को मिलता है वो मार्केट के थ्रू देखने को मिलता है, साथ में कल्चर के थ्रू देखने को मिलता है। कल्चर के थ्रू अगर मैं बताऊं तो हमारे जो कल्चरल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में भी फैली, इंडिया से बाहर भी फैली हुई हैं, ठीक है। और बाहर की चीज़ें भी हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हेलोवीन फेस्टिवल हमारा थोड़ी ना है, बट हम इसको फिर भी सेलिब्रेट करते हैं। देन दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर कल्चर, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। इतने सारी चीज़ें हमने ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अगर आप प्रेजेंट डे इतने भी नॉर्म्स देखते हो या आइडियाज़ देखते हो जिसमें आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, इक्वल राइट्स की बात कर रहे हो, ह्यूमंस फ्री फ्रॉम स्लेवरी की बात कर रहे हो, ये सब ग्लोबलाइजेशन की देन है। अगर हम नहीं पता होता कि भारत के बाहर चीज़ें कैसी हैं या फिर भारत के बाहर के लोग कैसे रह रहे हैं, तो ये इतना इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं आता, ठीक है। ये सब ग्लोबलाइजेशन ने दिया है। और आज के जितने भी हमारे आइडियाज़, हमारे सोच है, वो सब वेस्टर्न है भाई। हमारे अगर इंडियन, अगर मैं थिंकिंग की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा लिबरल नहीं है, पूरी ऑर्थोडॉक्स पे भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सोच है। हमारी सोच का 10% भी नहीं रह गया है, ठीक है। अगर जो रह भी गया है तो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, हम मतलब एज अ, मैं बता रही हूँ, मतलब हमारी जो जनरेशन है, आगे वाली जनरेशन है, वो उसका 1% भी नहीं लेगी, ठीक है। जिसको हमने शेप किया है, नॉर्म्स में शेप किया है, वैल्यूज़ को बता के, संस्कार बता के, जिन आइडियाज़ को, जिस ज़िंदगी हम जीते आ रहे हैं, हमारे जो पहले के लोग जीते आ रहे हैं, वो आगे चल के बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम सीख गए हैं कि इक्वल, दोनों ह्यूमन बींग्स इक्वल होते हैं, पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए, वर्क पे इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आई, ठीक है। अगर सोचो हमारी कंट्री को पता ही नहीं होता कभी भी कि इंसान में, जैसे इंडिया की मैं पर्टिकुलर बात करूँ, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैन और वीमेन को इक्वल नहीं समझा जाता था, ठीक है। मतलब मैन को हमेशा मतलब बाहर काम करो, और जो वीमेन होती थी वो घर में रहेगी, अंदर रहेगी, कभी किसी का मुंह नहीं दिखाएगी, ये सब। लेकिन ये सब चीज़ें कब शुरू हुई? जब यहाँ की कुछ लेडीज़, मतलब मान लो रामा पंडिताबाई का मैं नाम लेना चाहूँगी, वो बाहर गई, यूएस गई, उन्होंने चीज़ें देखी, देन वापस आई, उन आइडियाज़ को इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसी तरीके से चीज़ें चलती रही। राजा राम मोहन रॉय, ये सब बाहर पड़े हुए हैं, इन बाहर से शिक्षा लेकर आए हैं, तब यहाँ पर आके उन्होंने क्या किया, एक लिबरल पर्सपेक्टिव की नींव रखी है, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण होता है, वो किन किन चीज़ों के थ्रू होता है? तो ये लिबरलाइजेशन के थ्रू होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, चाहे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात हुई, चाहे ह्यूमन लिबर्टी की बात हुई, तो हम चीज़ों को जब लिबरलाइज कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट बन जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आ जाता है एमएनसीज की। अगर मैं बात करूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं, वो क्या करती हैं, एक ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा बनकर आती हैं हमारे देश में। पिज़्ज़ा हमारा नहीं है, बट यहाँ पे काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड हमारा नहीं है, हमारा मैगी नहीं है, हमारी चिप्स कुरकुरे, ये कुछ भी हमारे अपने नहीं है, ठीक है। बट हम फिर भी इसका कंजम्पशन कर रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। साथ में टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आज मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग यूज़ कर रहे हो, और ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? बाहर से आई है, ठीक है। मार्केट की एक चेन बनी हुई है, जो वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे नेशन में आ रहा है। जो डिजिटल बोर्ड वगैरह है हमारे नेशन में अभी तक नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये सब बाहर से आ रहे हैं। फाइनेंशियल फ्लो की हम बात करते हैं, जितना भी मॉनेटरी चीज़ें होंगी, फिजिकल चीज़ें होंगी, उनका भी कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, और यही सब किसका पार्ट है? ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। डायमेंशंस को यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। यहाँ पे हम इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस को समझेंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ा है, और पॉजिटिव पड़ा है कि नेगेटिव पड़ा है, वो चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो फ्री ट्रेड एरियाज़ की मैं बात करती हूँ, एफडीआई की बात करती हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, पॉलिटिकल सप्लाई चेन, ये इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉलिटिकली बात करूँ तो वीकन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो, पॉलिटिकली अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से पॉलिटिक्स ने शेप किया है, तो ये हमारे स्टेट के सोवरेनिटी को थोड़ा सा वीक भी करता है ग्लोबलाइजेशन। कैसे वीक करता है? मान लो, लेकिन वीक जो मानते हैं वही मानते, मैं नहीं मानती बिल्कुल वीक। अगर किसी देश में मान लो बहुत ज़्यादा
मास किलिंग हो रही है, पीपल को लोग मार रहे हैं, उनकी सरकार मार रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे नेशन बस तमाशा देख रहे हैं, तो क्या अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं होना चाहिए कि दूसरे नेशन कुछ कह ना पाए, ठीक है। तो ये एक इन पे क्रिटिसिज्म है, बट मैं इसको क्रिटिसिज्म नहीं मानती हूँ, ठीक है। जब इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, इंटरकनेक्टेडनेस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इतना सबके पास दिमाग है, बुद्धि है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। तो मैं तो हमेशा इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि पॉलिटिकल डायमेंशन में जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्टेट सोवरेनिटी को थ्रेट करता है, नहीं करता है भाई। उसका भी हक है, हमें मुझे हक है जानने का कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे हक है जानने का कि मेरे आसपास के नेशन में क्या हो रहा है, या मेरे आसपास के जो नेशन कंट्रीज़ हैं वो कहीं बहुत बड़े बड़े हथियार तो नहीं बना रहे हैं, या वो बहुत बड़े बड़े कोई ऐसे कारनामे तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारी सोवरेनिटी थ्रेट हो रही। तो ये जी गलत चीज़ है, ठीक है, मुझे गलत लगती है, ठीक है। आप लोगों के अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, वो चीज़ अलग है। एंड द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ क्या हो रही है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है पॉलिटिकली। कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो कल्चरल एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, मीडिया का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ का देखने को मिलता है, ठीक है। तो कल्चरली हम लोग बहुत ज़्यादा कैसे हो गए हैं, पूरी तरीके टिल्ट हो गए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर, और जो कि बहुत अच्छी भी है, मुझे अच्छी लगती है भाई। मतलब मैं वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न वैल्यूज़ नॉर्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और मुझे अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। इंडिया भी खास है, अच्छी बात है, बट जो चीज़ हम आज देख रहे हैं, मैं पढ़ा पा रही हूँ, एज अ गर्ल मैं पढ़ा रही हूँ, सोचो मैं बोल पा रही हूँ, मतलब तुम लोगों के सामने इतना मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं मार्केट से अलग मार्केट कर रही हूँ, मस्त अपने मन का पहन रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे बैठ रही हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक लिबर्टी के बेसिक सी चीज़ें जो कि इंडिया में थी ही नहीं कभी, ठीक है। इंडिया में एक ऐसा क्लोज लूप ऑफ सिस्टम बना दिया गया था जिसमें विमेंस की पूरी तरीके से बहुत रिजिड कंडीशन, ठीक है। और ये सब ग्लोबलाइजेशन ने ही हमें दिया है, ठीक है। तो आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ इट। साथ में अगर टेक्नोलॉजिकली मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन देखने को मिलती है, ठीक है। हर चीज़ में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ की बात करूँ मैं, कम्युनिकेशन की, टेलीफोन कम्युनिकेशन हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, वॉशिंग मशीन देख लो, टीवी देख लो, माइक्रोवेव, तो तुम्हारे घर में हर चीज़ जो है ना, वो क्या है, वो इसी से टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई है। हमारी कंट्री पूरी तरीके से अगर बंद होती ना, एकदम क्लोज इकोनॉमी होती ना, हम इन सब चीज़ों को कभी देख ही नहीं पाते कि क्या है क्या नहीं है। थैंक्स टू गॉड कि हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में और इंडिया में है, पार्टिकुलरली, ठीक है, इंडिया में रह रहे हैं। साथ में इंटरनेट और एआई बेस्ड ग्लोबलाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है कि चलो इंटरनेट ने हमें क्या किया है, इन सारी चीज़ों को एक्सेस कराया है। आज आप घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम लेते हो, ठीक है, मतलब वर्चुअल दुनिया की मैं बात कर रही हूँ। बस एक क्लिक किया, फ्रांस घूमना है, पूरा फ्रांस देख लिया, एक क्लिक किया, पूरा स्विट्जरलैंड देखना है, वहाँ घूम लिया। ये किस लिए? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल हम इतना एडवांस हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ, पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव देख लेंगे तो हाइपर ग्लोबलिस्ट क्या कहते हैं, स्केप्टिक्स क्या कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं वो कहते हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें बॉर्डर ही नहीं है, ठीक है। सब मतलब सब इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं, सब मस्ती से आराम से जा रहे हैं, और मतलब कि उनकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, कोई पर्टिकुलर सरकार नहीं है, वर्ल्ड सरकार हो गई है, मतलब पूरी दुनिया की सरकार, मतलब सबकी सरकार पूरी दुनिया की सरकार है, ऐसा मान लो, ठीक है। सही भी है, मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे कोई मार डाल रहा है और मेरी सरकार नहीं ले रही है कोई एक्शन इस पे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के थ्रू एकदम रिवोल्यूशन ला दिया इंटरनेट पे कि भाई इसको न्याय दो, न्याय दो। हमने नहीं माने तो ग्लोबली वो वीडियो या फिर वो आपकी जो पोस्ट है वो इतनी बढ़ गई कि बाहर के नेशन दबाव डाल रहे हैं कि आपके देश में चल क्या रहा है, वो लड़की को क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये तो चीज़ें बहुत बढ़िया है ना भाई, इनके तो मज़े लेने चाहिए, मतलब अच्छी चीज़ है ये। तो जो हाइपर ग्लोबलिस्ट हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, तो उनका क्या रहता है, तो वो कहते हैं कि एकदम से बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हमें पता ही लगता है हम किस वर्ल्ड में रह रहे हैं, कोई भी चीज़ है वो इंटरनेशनली तुरंत पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म सा देखते हैं। दूसरा ये कहते हैं डिक्लाइन ऑफ नेशन स्टेट, के डिक्लाइन हुआ है नेशन स्टेट का, वो उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं किसको, ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। स्केप्टिक्स वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज़ एग्जरेटेड, मतलब उनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन का जो नॉर्म्स है, ग्लोबलाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें अपनी कुछ हदों में रहना चाहिए।
और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जितने भी रीजनल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, रीजनल ब्लॉक की अगर मैं बात कहूँ तो साउथ एशिया में कई सारे रीजनल ब्लॉक बन चुके हैं, उनका बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से। फिर एक नए निकल कर आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट, वो अलग पर्सपेक्टिव देते हैं ग्लोबलाइजेशन का और ये पॉजिटिव वे में देते हैं। उनका मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, उससे क्या है, पावर रिलेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पहले डोमिनेंट, अगर हम बात करूं कि डोमिनेंट पावर्स होती थी, कोअर्सिव पावर होती थी, लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट डे पावर के मायने चेंज हो गए हैं, पावर की डेफिनेशन चेंज हो गई है, और ये सब किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। हम अगर बात करूं पावर किस तरीके, पावर का जो कॉन्सेप्ट है कैसे चेंज हुआ है, तो देखो हमारे ऊपर जो अभी डोमिनेंस सबसे ज़्यादा, वो कल्चरल डोमिनेंस है, फूड का डोमिनेंस बोल सकते हैं, आइडियाज़ का डोमिनेंस बोल सकते हैं। तो यूएसए ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें बिना गुलाम बनाए भी गुलाम बना लिया है, ठीक है। तो ये होती है पावर का डोमिनेशन। दूसरा हमें देखने को मिलता है स्टेट्स अडेप्ट कर जाते हैं, डिक्लाइन नहीं करते हैं, मतलब जितने भी नेशन हैं, जितने भी देश हैं, वो ग्लोबलाइजेशन से अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब उसके साथ जब आप किसी चीज़ को आदी हो जाते हो तो आप उसको अपनी आदत बना लेते हो और तुम अच्छे से रहने लगते हो उसके साथ, ठीक है। उसको, स्टेट को ये डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टेट इसके साथ खुश है। भाई हम सब खुश हैं, मतलब एज अ स्टूडेंट देखो, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया देखो, तो हम सब लोग तो बहुत खुश हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमें हर चीज़ घर पे मिल जा रही है, 10 मिनट डिलीवरी हो रही है, हम जो यूएसए में चीज़ बन रही है हम इंडिया में खा पा रहे हैं, तो हम सारे लोग तो खुश ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो सबसे पहले ये है इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि ट्रेड, हमें जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अपने नेशन में ना बेचकर हम इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सारी कंट्रीज़ की। टेक्नोलॉजी का हम स्प्रेड कर पा रहे हैं, साथ में पॉलिसी ऑटोनॉमी को क्या हो रहा है, लिमिट कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई पॉलिसी एक पर्टिकुलर जगह पे ना लागू होकर पूरे उसमें लागू हो रही है, ठीक है, या फिर उसकी ऑटोनॉमी वहाँ पे समाप्त हो जा रही है और वो इंटरनेशनल मार्केट पर नहीं आ पा रही है, अगर वो ख़राब है तो, ठीक है। ये सब किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इनइक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज़, तो ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी भी हो रही है कंट्रीज़ के बीच में। साथ में थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी, और जो कल्चर की बात हम करते हैं, सारे नेशन का कल्चर अलग है, उनकी डाइवर्सिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है ग्लोबलाइजेशन से। एंड द राइज ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी, और जो सिविल सोसाइटी है उसका एक बहुत तेज़ी से हमें राइज देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्लोबल गवर्नेंस। हाँ, तो देखो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है ग्लोबल गवर्नेंस का। अब ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल गवर्नेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम ग्लोबल गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिसको समझेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल गवर्नेंस का देखो मतलब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय इंटरनेशनल एक्टर्स टू मैनेज ग्लोबल इश्यूज। देखो इस दुनिया में बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब हमारे देश के अगर इशू छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया भर के भी इशू हैं। तो उन सारे इश्यूज पे जब सारी कंट्रीज कोऑर्डिनेट करते हैं, साथ में आ जाती हैं, राजी हो जाती है कि मिलकर हम इस पे काम करेंगे, तो उसको हम ग्लोबल गवर्नेंस कह देते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो लेकिन हम इसको वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस कह सकते हैं उसको, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट मत कह देना, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें स्टेट शामिल होते हैं, आईजीओ शामिल होते हैं, एनजीओ शामिल होते हैं, एमएनसी शामिल होती हैं, सिविल सोसाइटी शामिल होती है, इतने सारे लोग शामिल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम इस मुद्दे पे काम करने के लिए तैयार हैं, हम ये चीज़ ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, अगर ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरा दे रही है या फिर ये हमारे लिए अच्छी नहीं है तो, ठीक है। बेसिकली बात है, हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं, हमारे मोहल्ले वाले को एक नाले से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, तो हम सारे मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे, हम उसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि भाई उन सबको ही उस चीज़ से क्या है, बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है। तो देखो ग्लोबल गवर्नेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं सारे नेशन में जो क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको कोई एक कंट्री हैंडल नहीं कर सकती, जिसमें क्लाइमेट चेंज आ जाता है, ठीक है। टेररिज्म की मैं बात करूँ, पूरी दुनिया भर का मुद्दा है। माइग्रेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करूँ, कोई भी कंट्री रिसेशन में चली जा रही है तो उसको तुरंत क्या करना है, कैच कर लेना है, पकड़ लेना है, उसको नहीं जाने देना है, उसको कर्जा वर्जा दे दो थोड़ा, लेकिन भाई उनकी इकोनॉमी डाउन मत होने दो, वरना एक कंट्री डाउन होगी तो इफेक्ट सारे लोगों पे पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कंट्री, मतलब अगर मान लो रशिया एकदम चला गया मंदी में, ठीक है,
उसमें हो गया उसका काम तमाम, भाई पूरा ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा पूरा। मैं बता रही हूँ, एक दो कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, यूएस तक हिल जाएगा। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो पैंडेमिक वगैरह आते हैं, इतने बड़े बड़े महामारी आ जाती है, कोई एक नेशन इसमें नहीं निपट सकता ना। कोविड जब आया था तो देखा किस तरीके से सारे दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए थे, सारे दुनिया भर के लोग, या गवर्नमेंट की भी बात करूँ, वो कोऑर्डिनेट करने के लिए राजी हो गई थी। ठीक है, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल गवर्नेंस का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा यूनाइटेड नेशन आ जाता है, जो पीस के ऊपर काम करता है, डेवलपमेंट की बात करता है और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करूँ तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रखता है। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट फाइनेंस करता है। ठीक है, इसका देखो, जो आईएमएफ है वो तो सिर्फ फाइनेंशियल काम देखता है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो ये भी देखता है कि हमने जिस कंट्री को पैसा दिया है वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इसके काम और भी होते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ये रूल्स बनाते हैं ग्लोबल ट्रेड के लिए। WHO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो बच्चों के लिए काम करती है, NGO और ग्लोबल सोसाइटी, ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस करते हैं। ठीक है, पूरे दुनिया भर में ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं ग्लोबल गवर्नेंस के लिए, तो वो है अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो ग्लोबल गवर्नेंस की मैंने बात की, सारे देश भर के लोग साथ में आके क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। तो इसमें जो बड़े बड़े नेशन है, USA हो गया, ठीक है, इसमें फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये बड़े बड़े नेशन है, तो इनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। ठीक है, साथ में क्या रहता है, इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में US का डोमिनेंस रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब US जो कहेगा वो हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। लेजिटिमेसी की डेफिशिएंसी है। साथ में नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड हमें देखने को मिलता है, नॉर्थ की सारी कंट्रीज़ कैसी हैं, डेवलप्ड हैं, साउथ की सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो कभी कभी इनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। रीजनलिज्म का हम राइज देख रहे हैं, साथ में नेशनलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म का भी राइज देख रहे हैं, जो क्या करती है, जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म ऐसे करता है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम मना कर देते हैं कि हम ग्लोबल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें बस अपने देश की सोचना है, अपने देश की देखना है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हमें मिलकर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्लोबल गवर्नेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई है, वीडियो को एक बार से फिर देख लो। ठीक है, नोट्स बना लो प्रॉपर, समझना ज़रूरी है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझ लेना, नोट्स इनके कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार समझ लिए, दिमाग में बैठ गए, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको कर ले जाओगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी हम आगे कल पढ़ेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मस्त पढ़ते रहो, खाते पीते रहो। बाय बाय।